नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो एक ऐसे शब्द की चीर-फाड़ करते हैं जिसे हम रोज सुनते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं, विकास। और सच कहूं तो इन दस्तावेजों की गहराई में उतरने के बाद विकास को लेकर मेरा अपना नजरिया काफी बदल गया है। ये बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि विकास एक ऐसा शब्द है जो सुनने में जितना सीधा साधा लगता है, असल में उतना ही उलझा हुआ है। ये एक पहेली की तरह है। आप एक हिस्सा सुलझाते हैं तो दूसरा और उलझ जाता है। बिल्कुल, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस विकास नाम की पहेली को हम परत दर परत एक एक टुकड़ा जोड़ के सुलझाएं। और हमारा मकसद सीधा सा है, इस भारी भरकम टॉपिक को इतना आसान और दिलचस्प बनाना है कि एग्जाम की तैयारी करने वालों को भी मजा आए और बाकी सुनने वालों को भी सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाए। तो इस पहेली का पहला टुकड़ा कहाँ से उठाएं? सबसे बुनियादी टुकड़े से। सवाल यह है कि क्या विकास का मतलब सबके लिए एक ही होता है? इन दस्तावेजों में जो उदाहरण दिए हैं वो इस पर सीधी चोट करते हैं। हाँ, ये वाकई आंखें खोलने वाले उदाहरण है। एक तरफ एक गांव का भूमिहीन मजदूर है, उसके लिए विकास का मतलब है कि उसे साल में ज्यादा दिन काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले और उसके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ पाएं। हाँ, उसकी दुनिया इन्हीं जरूरतों के इर्द गिर्द घूमती है। और दूसरी तरफ सोचिए पंजाब के एक अमीर किसान के बारे में। उसके लिए विकास के मायने बिल्कुल अलग हैं। वो चाहता है कि उसकी फसलों का दाम और ऊंचा हो, उसे खेतों में काम करने के लिए सस्ते मजदूर मिलें और वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज सके। बिल्कुल। इन दोनों की दुनिया कितनी अलग है। और एक तीसरा उदाहरण भी है, एक बड़े शहर के अमीर घर की लड़की का। वो क्या चाहती है? उसे अपने भाई जितनी आजादी और मौके चाहिए। उसके लिए विकास का मतलब पैसा नहीं, बराबरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विकास की कोई परिभाषा है ही नहीं। यही इस पहेली का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और परत है जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा, ये लक्ष्य सिर्फ अलग नहीं, बल्कि कई बार एक दूसरे के विरोधाभासी यानी कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। विरोधाभासी मतलब? जो एक के लिए विकास है वो दूसरे के लिए विनाश बन सकता है। बिल्कुल। सोचिए, एक उद्योगपति चाहता है कि उसकी फैक्ट्री को 24 घंटे बिजली मिले, बिल्कुल। जिसके लिए वो नए बांध बनाने की वकालत करता है। ये उसकी कंपनी और शायद देश की अर्थव्यवस्था के लिए विकास है। सही बात है। लेकिन उस बांध के बनने से हजारों आदिवासियों के गांव, उनकी जमीनें, उनके जंगल डूब जाते हैं। सही बात। उनका पूरा जीवन तहस-नहस हो जाता है। उनके लिए तो ये विकास नहीं, ये तो विस्थापन और बर्बादी है। ये तो बहुत बड़ी दुविधा है। इसका मतलब राष्ट्र का विकास जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। यह हमेशा किसी के फायदे और किसी के नुकसान का हिसाब किताब होता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। राष्ट्रीय विकास पर कोई भी बहस इसी टकराव को सुलझाने की कोशिश करती है कि किसका फायदा ज्यादा जरूरी है और किसकी कीमत पर। ये एक नैतिक और राजनीतिक सवाल बन जाता है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि विकास के लक्ष्य अलग-अलग हैं और कभी-कभी टकराते भी हैं। लेकिन इन सभी उदाहरणों में एक चीज आम लग रही है, ज्यादातर लोग ज्यादा आय, ज्यादा पैसा चाहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि विकास का असली मतलब ज्यादा पैसा कमाना ही है? ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि यह तस्वीर का सिर्फ आधा हिस्सा है। हाँ, ज्यादा आय जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। लोग पैसे के अलावा और भी बहुत कुछ चाहते हैं। जैसे बराबरी का व्यवहार, आजादी, सुरक्षा और दूसरों से मिलने वाला सम्मान। ये वो गैर भौतिक चीजें हैं जिन्हें आप पैसों से सीधे सीधे खरीद नहीं सकते, पर इनके बिना जीवन की गुणवत्ता अधूरी है। हाँ, इन दस्तावेजों में एक नौकरी का उदाहरण दिया है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। मान लीजिए किसी को दूर किसी जगह पर बहुत ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी मिल रही है। लेकिन वहां न परिवार के लिए समय है, न नौकरी की कोई सुरक्षा। ठीक। और दूसरी नौकरी घर के पास है, तनख्वाह थोड़ी कम है, पर माहौल अच्छा है, सुरक्षा है और परिवार के साथ रहने का मौका है। ज्यादातर लोग शायद दूसरी नौकरी चुनेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम सिर्फ पैसे के लिए नहीं जीते। ये हमें जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ की एक ज्यादा बड़ी और व्यापक समझ की ओर ले जाता है। और यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। दस्तावेज बताते हैं कि जब महिलाएं घर से बाहर निकलकर वेतन के लिए काम करती हैं, तो घर और समाज में उनका सम्मान बढ़ता है। हाँ, ये तो समझ आता है। आर्थिक आजादी से सम्मान बढ़ता है। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अच्छा? अगर समाज में महिलाओं के लिए पहले से सम्मान और एक सुरक्षित माहौल हो, तो और भी ज्यादा महिलाएं घर से बाहर निकलकर काम करने की हिम्मत जुटा पाएंगी। हाँ, ये बात तो सही है।
यानी ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ। विकास के लक्ष्य एक दूसरे को ताकत देते हैं। पैसा सम्मान दिलाता है और सम्मान पैसा कमाने के मौके पैदा करता है। अच्छा, तो अगर हर व्यक्ति के लिए विकास के इतने अलग-अलग मायने हैं, तो फिर हम पूरे देश के विकास के बारे में कैसे बात करते हैं? हम कैसे तय करते हैं कि कौन सा देश ज्यादा विकसित है और कौन सा कम? कोई तो पैमाना होगा। हाँ, और सबसे आम पैमाना जिसे विश्व बैंक जैसी बड़ी संस्थाएं भी इस्तेमाल करती हैं, वो है आय। इसे तकनीकी भाषा में प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। पर कैपिटा इनकम, हाँ, यानी देश की कुल कमाई को उसके कुल आबादी से भाग दे दो। सिंपल। बिल्कुल। आइडिया यह है कि जिस देश में हर व्यक्ति औसतन ज्यादा कमाता है, वो ज्यादा विकसित है। जैसे 2023 के आंकड़ों के हिसाब से जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 66,400 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा थी, उन्हें अमीर माना गया। भारत की प्रति व्यक्ति आय करीबन 10,030 डॉलर थी, इसलिए हम निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये कहना पूरी तरह सही होगा? औसत तो कई बार धोखा भी देता है। आखिर ज्यादा औसत आय का मतलब है कि सरकार के पास टैक्स के रूप में ज्यादा पैसा आएगा, जिससे वो बेहतर स्कूल और अस्पताल बना सकती है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो आय से ही होती है ना। आपका सवाल बहुत वाजिब है, और यहीं पर इस औसत के खेल की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। औसत आय पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे आप अपने एक पैर को उबलते पानी में और दूसरे को बर्फीले पानी में रखें और कहें कि औसतन मैं बिल्कुल ठीक हूं। वाह, असलियत में तो आप दोनों तरफ से तकलीफ में हैं। ये तो कमाल का उदाहरण है। दस्तावेजों में दो देशों, देश ए और देश बी का उदाहरण देकर यही बात समझाई गई है। अच्छा। मान लीजिए दोनों देशों की औसत आय बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल बराबर। लेकिन देश ए में आय का बंटवारा काफी हद तक बराबर है, मतलब ज्यादातर लोग ठीक ठाक कमाते हैं। ठीक है, एक समान वितरण है। हाँ, वहीं देश बी में 4 लोग बहुत गरीब हैं और एक व्यक्ति इतना अमीर है कि उसकी वजह से पूरे देश का औसत ऊपर चला गया है। अब बताइए कौन सा देश रहने के लिए बेहतर है? जाहिर है देश है। इसका मतलब औसत आय हमें ये तो बताती है कि केक का साइज कितना बड़ा है, पर ये नहीं बताती कि उसके टुकड़े किसे कितने बड़े मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। आय का वितरण यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिसे औसत पूरी तरह से छिपा देता है। चलिए इस बात को भारत के ही एक उदाहरण से समझते हैं जो इन दस्तावेजों में दिया गया है। हरियाणा, केरल और बिहार की तुलना। अगर हम सिर्फ प्रति व्यक्ति आय देखें 2021-22 की, तो हरियाणा लगभग 2,64,000 के साथ सबसे आगे है जी। और बिहार लगभग 47,000 के साथ सबसे पीछे। तो इस हिसाब से तो हरियाणा को सबसे विकसित राज्य होना चाहिए, लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही हम आय के चश्मे को उतारकर दूसरे पैमाने देखते हैं, कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। अच्छा, जैसे कि कौन से पैमाने? सबसे पहला और सबसे दुखद पैमाना है शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट या IMR। यानी प्रति 1000 जिंदा पैदा हुए बच्चों में से कितने बच्चे अपना पहला जन्मदिन देखने से पहले ही मर जाते हैं। हरियाणा जो पैसे में सबसे अमीर है, वहां यह आंकड़ा 28 है। 28? जबकि केरल में सिर्फ 6 है। क्या कह रहे हैं? हरियाणा में केरल के मुकाबले लगभग 5 गुना ज्यादा बच्चे 1 साल के होने से पहले मर जाते हैं। ये तो चौंकाने वाली बात है। पैसे का क्या फायदा अगर आप अपने बच्चों को ही नहीं बचा पा रहे? यही तो सवाल है। अब शिक्षा को देखिए। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट केरल में 94% है, जबकि अमीर हरियाणा में 82%। स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात, नेट अटेंडेंस रेशियो, वो भी केरल में 94% है, जबकि हरियाणा में सिर्फ 73%। तो हर जरूरी सामाजिक पैमाने पर कम पैसे वाला केरल अमीर हरियाणा से बहुत आगे है। बहुत आगे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे क्या वजह है? इसका जवाब एक शब्द में है, सार्वजनिक सुविधाएं, पब्लिक फैसिलिटीज। सार्वजनिक सुविधाएं? देखिए, आपकी जेब में रखा पैसा आपको सब कुछ खरीद कर नहीं दे सकता। आप पैसे से एक आलीशान घर खरीद सकते हैं, लेकिन प्रदूषण मुक्त माहौल नहीं खरीद सकते। आप महंगे अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, लेकिन आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि आपको बिना मिलावट वाली दवाइयां मिलेंगी या आप संक्रामक बीमारियों से बचे रहेंगे। सही बात है। इन चीजों के लिए तो पूरे समाज को मिलकर काम करना पड़ता है। बिल्कुल, और यही केरल ने किया है। उन्होंने अपनी कम आय के बावजूद सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों पर लगातार निवेश किया है। वहां का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर काम करता है, इसलिए वहां के लोगों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर है। तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि विकास सिर्फ व्यक्तिगत आय से नहीं, बल्कि सामूहिक सुविधाओं से होता है। बिल्कुल। तो अब हमारी पहेली का एक और बड़ा हिस्सा सुलझ गया है। सिर्फ औसत आय से किसी देश या राज्य के विकास को मापना एक बहुत बड़ी गलती है। हमें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पहलुओं को भी देखना होगा।
तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो इन सब चीजों को एक साथ मिलाकर विकास की एक बेहतर तस्वीर दे? हाँ, बिल्कुल है। आय की इन्हीं सीमाओं को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी हर साल मानव विकास रिपोर्ट निकालता है और वो एक ज्यादा बेहतर पैमाने का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं मानव विकास सूचकांक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। ये नाम तो बहुत सुना है। ये किन चीजों को मापता है? ये मुख्य रूप से 3 चीजों को जोड़कर एक स्कोर बनाता है। पहला है स्वास्थ्य, जिसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मापा जाता है। यानी एक बच्चा औसतन कितने साल जिएगा? हाँ, दूसरा है शिक्षा, जिसे स्कूल जाने के औसत सालों से मापा जाता है। और तीसरा है जीवन स्तर, जिसे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से मापा जाता है। तो इसमें आय भी है, लेकिन साथ में स्वास्थ्य और शिक्षा को भी बराबर का वजन दिया गया है। ये तो काफी संतुलित लग रहा है। हाँ, और जब हम इस पैमाने पर दुनिया को देखते हैं तो जो नतीजे सामने आते हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक 191 देशों की HDI रैंकिंग में भारत का स्थान 134वां था। 134वां? ये तो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हमारा छोटा पड़ोसी देश श्रीलंका, जिसकी अर्थव्यवस्था भी हमसे बहुत छोटी है, उसकी रैंक 78 थी। 78? वो हमसे कहीं आगे है। कहीं आगे। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि देश की तिजोरी का आकार ही सब कुछ नहीं होता। असल चीज है नीयत और नीतियां। श्रीलंका ने दशकों तक अपनी पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन पर जो निवेश किया है, ये उसी का नतीजा है। और सिर्फ श्रीलंका ही क्यों? इन रिपोर्ट्स में तो ये भी लिखा है कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश, जिनकी प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है, वो भी जीवन प्रत्याशा के मामले में हमसे बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल। और यही HDI का मूल विचार है कि विकास की बहस का केंद्र बिंदु बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या सड़कें नहीं, बल्कि उस देश के आम नागरिक, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और उनका कल्याण होना चाहिए। तो HDI हमें एक बेहतर तस्वीर तो देता है, लेकिन ये तस्वीर आज की है। ये हमें ये नहीं बताता कि कल क्या होगा। क्या ये विकास की गाड़ी इसी रफ्तार से हमेशा चल पाएगी, या फिर हम इतना पेट्रोल फूंक रहे हैं कि आगे जाके गाड़ी ही बंद पड़ जाए? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। यहीं पर विकास की बहस का सबसे जरूरी और सबसे आधुनिक पहलू सामने आता है, धारणीयता। सस्टेनेबिलिटी। हाँ, सस्टेनेबिलिटी। क्या विकास का जो स्तर हमने आज हासिल किया है वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बना रहेगा? इन दस्तावेजों में एक बहुत ही जबरदस्त बात लिखी है, जो शायद इस पूरी बहस का सार है। हमने दुनिया को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। वाह, क्या लाइन है! ये एक लाइन विकास की पूरी बहस को सिर के बल खड़ा कर देती है। हम जो भी तरक्की कर रहे हैं वो असल में एक कर्ज है जो हमें अगली पीढ़ी को चुकाना है, ब्याज के साथ। और लगता है हम इस कर्ज को चुकाने की बजाय और बढ़ाते जा रहे हैं। दुर्भाग्य से यही हो रहा है। इसे समझने के लिए दस्तावेजों में 2 बहुत ही गंभीर उदाहरण दिए गए हैं। पहला है भारत में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का। हाँ, ये एक अदृश्य संकट है जो हमारे पैरों के नीचे गहराता जा रहा है। भारत का लगभग 1/3 हिस्सा भूजल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। 1/3 हिस्सा? इसका मतलब है कि हम जितना पानी जमीन से निकाल रहे हैं उतना पानी बारिश से वापस जमीन में नहीं जा रहा है। पिछले सिर्फ 20 सालों में देश के 300 जिलों में पानी का स्तर 4 मीटर से भी ज्यादा नीचे चला गया है। 4 मीटर? ये तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपने भविष्य की पानी की बचत को आज ही खर्च किए दे रहे हैं। इसका खेती पर क्या असर पड़ेगा? बहुत भयानक। कृषि और लाखों लोगों की आजीविका खतरे में है। ये एक नवीकरणीय संसाधन मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स के अंधाधुंध इस्तेमाल का क्लासिक केस है। और दूसरा उदाहरण है गैर नवीकरणीय संसाधनों का, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जैसे कच्चा तेल। हाँ, ये वो संसाधन है जो एक बार खत्म हो गए तो दोबारा बनने में लाखों साल लगेंगे। दिए गए आंकड़ों के हिसाब से अगर दुनिया मौजूदा रफ्तार से तेल का इस्तेमाल करती रही तो दुनिया के तेल के भंडार सिर्फ 47 साल और चलेंगे। सिर्फ 47 साल? ये तो बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं है। भारत जैसे देश के लिए इसका क्या मतलब है, जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगाता है? इसका मतलब है एक बहुत बड़ी चुनौती। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, हमारा ट्रांसपोर्ट, हमारी इंडस्ट्री, सब कुछ इस तेल पर निर्भर है। जब ये महंगा होगा या मिलना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? ये सवाल विकास की पूरी प्रक्रिया पर ही एक मौलिक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद, इस पहेली के सारे टुकड़े जोड़ने के बाद तस्वीर क्या बनती है? विकास क्या है? तस्वीर ये बनती है कि विकास सिर्फ पैसा नहीं है,
ये बहुआयामी है। जी। तो ये स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बराबरी है और सम्मान है। इसके लक्ष्य अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं और कभी-कभी एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं। और इसे सिर्फ औसत से नहीं मापा जा सकता। हमें आय के वितरण और सार्वजनिक सुविधाओं की गुणवत्ता को देखना होगा। और सबसे जरूरी बात, जो भी विकास हो वो टिकाऊ या धारणीय होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज की तरक्की कल की बर्बादी का कारण बन जाए। बिल्कुल। और अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। दस्तावेज कहते हैं कि विकास पर बहस हमेशा चलती रहेगी, लेकिन आज जब हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट के इतने साफ सबूत देख रहे हैं, तो अगली पीढ़ी के नीति निर्माताओं के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि विकास का एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण मार्ग क्या है। तो फिर अब नया सवाल क्या है? अब असली सवाल ये है कि हम ऐसा विकास कैसे करें जो हमारे अपने विनाश का कारण न बने। ये बहस अब सिर्फ बंटवारे और बराबरी से आगे बढ़कर हमारे अस्तित्व की बहस बन गई है। नमस्ते और स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के एक कह सकते हैं एक बड़े विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ हमारे स्रोत ये बताते हैं कि भारत का सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि हम एक आधुनिक एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ वही स्रोत दिखाते हैं कि देश के आधे से ज्यादा लोग आज भी खेतों में काम कर रहे हैं। और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। ऐसा लगता है कि उत्पादन की कहानी कहीं और चल रही है और रोजगार की कहानी वो कहीं और। हाँ, अर्थव्यवस्था का इंजन तो सर्विस सेक्टर है, लेकिन ज्यादातर लोगों की गाड़ी अभी भी कृषि के रास्ते पर ही चल रही है। तो आज हम दिए गए स्रोतों के आधार पर इसी पहेली को सुलझाएंगे। भारत की विकास की कहानी में ये दरार क्यों है और इसके असली मायने क्या हैं? ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले खेल के मैदान को समझना होगा। अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। हाँ, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ज्यादातर लोग इससे वाकिफ होंगे, पर एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो प्राथमिक यानी जो सीधे प्रकृति से जुड़ा हो, जैसे खेती, खनन, मछली पकड़ना, ये सब। सही। और जब आप इन प्राकृतिक चीजों को फैक्ट्री में ले जाकर कुछ नया बनाते हैं, जैसे कपास से कपड़ा या गन्ने से चीनी, हाँ, तो वो द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। और इन दोनों को जोड़ने वाली या यूं कहें कि इन्हें चलाने वाली जो सर्विसेज हैं, वो सब तृतीय क्षेत्र में आती हैं। बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, डॉक्टर, शिक्षक, ये सब। लेकिन क्या ये सभी सेवाएं बराबर हैं? क्योंकि हमारे स्रोतों के अनुसार एक तरफ तो हाईटेक सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं और दूसरी तरफ एक किराना दुकान में काम करने वाले। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है तो दोनों सेवा क्षेत्र में, पर इनकी आर्थिक हकीकत में तो जमीन आसमान का फर्क है। पर पहले ये देखते हैं कि हम इन क्षेत्रों को नापते कैसे हैं। मतलब कौन कितना बड़ा है, ये कैसे तय होता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, क्योंकि हम 1 किलो गेहूं की तुलना एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से तो नहीं कर सकते। तो इसलिए अर्थशास्त्री हर चीज की संख्या नहीं, बल्कि उसकी बाजार में कीमत यानी उसकी वैल्यू को जोड़ते हैं। अच्छा। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प नियम है। हम सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को ही गिनते हैं। अंतिम वस्तुएं मतलब वो चीजें जो सीधे ग्राहक तक पहुंचती हैं। बिल्कुल। स्रोत में एक बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए एक किसान 20 रुपए किलो में गेहूं बेचता है। ठीक है। आटा मिल उसे पीसकर 25 रुपए में बिस्किट कंपनी को बेचती है, और वो कंपनी उस आटे से बिस्किट बनाकर हमें मतलब ग्राहक को 80 रुपए में बेचती है। यहाँ अंतिम उत्पाद क्या है? बिस्किट। अगर हम गेहूं, आटे और बिस्किट तीनों की कीमतें जोड़ दें तो ये 125 रुपए हो जाएगा, जो कि गलत है। हाँ, क्योंकि हम एक ही गेहूं की कीमत 3 बार गिन रहे होंगे। अच्छा, तो हम सिर्फ 80 रुपए गिनते हैं क्योंकि उसमें आटे और गेहूं की कीमत पहले से ही शामिल है। एग्जैक्टली। तो किसी एक साल में देश में बने सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं की कुल कीमत को ही हम सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं, है ना? जी हाँ, जीडीपी अर्थव्यवस्था का आकार बताता है। लेकिन जब हम किसी एक क्षेत्र के योगदान की बात करते हैं तो हमारे स्रोत जीवीए यानी सकल मूल्य वर्धित का भी जिक्र करते हैं। जीवीए? ये क्या है? जीवीए शायद जीडीपी से भी बेहतर पैमाना है ये समझने के लिए कि किस क्षेत्र ने असल में कितनी वैल्यू जोड़ी है। अच्छा। जैसे उस उदाहरण में आटा मिल ने गेहूं में 5 रुपए की वैल्यू जोड़ी और बिस्कुट कंपनी ने आटे में 55 रुपए की। जीविया हमें यही जोड़कर दिखाता है। ये हुई ना मुद्दे की बात।
तो चलिए इन्हीं जीवीए और रोजगार के आंकड़ों से भारत की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत बताते हैं कि विकसित देशों में एक पैटर्न देखा गया है। पहले कृषि हावी होती है, फिर उद्योग और आखिर में सेवा क्षेत्र। क्या भारत ने भी यही रास्ता अपनाया है? अपनाया तो है, पर एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। अच्छा। पिछले 40-50 सालों में भारत के उत्पादन में जबरदस्त बदलाव आया है। 1970 के दशक में जहां प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि का जीवीए में लगभग 40% हिस्सा था, वहीं 2017-18 तक ये घटकर सिर्फ 15-16% रह गया। 40 से 15%? ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। बहुत बड़ी। और इसकी जगह ली है सेवा क्षेत्र ने, जी। जो अब 50% से भी ज्यादा का योगदान देता है। जी हाँ। ये तो एक सफल विकास की कहानी लगती है। अर्थव्यवस्था कृषि से हटकर आधुनिक सेवाओं की ओर बढ़ रही है। कागज पर तो यही लगता है, लेकिन अब कहानी का दूसरा और चौंकाने वाला हिस्सा देखते हैं। रोजगार। जीवीए में कृषि का हिस्सा तो 40% से घटकर 15% पर आ गया। लेकिन क्या वहां काम करने वाले लोग भी कम हुए? नहीं हुए होंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। नहीं, आज भी देश की लगभग आधी आबादी, करीब 45-50% लोग रोजगार के लिए कृषि पर ही निर्भर हैं। एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। इसका मतलब है कि देश के आधे लोग मिलकर अर्थव्यवस्था का सिर्फ छठा हिस्सा बना रहे हैं। बिल्कुल, यही मतलब है। अगर सर्विस सेक्टर इतना बड़ा हो गया है तो फिर ज्यादातर नौकरियां भी तो वही होनी चाहिए। लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। ये विरोधाभास क्यों है? यही भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी पहेली है। इसका सीधा सा मतलब है कि कृषि में जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। जरूरत से ज्यादा? हाँ, अर्थशास्त्र की भाषा में इसे अल्प बेरोजगारी या ज्यादा सटीक रूप से प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, सुनने में ये शब्द बड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। आप काम पर लगे तो दिख रहे हैं, पर असल में आपकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो रहा, या शायद आपकी वहां जरूरत ही नहीं है। सही कहा। इसे किसी उदाहरण से समझाइए। स्रोत में लक्ष्मी नाम की एक छोटी किसान का बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए उसके 2 हेक्टेयर के खेत पर परिवार के 5 लोग काम करते हैं। वे सब सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, कोई खाली नहीं बैठा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो उस खेत का काम असल में सिर्फ 3 लोग भी कर सकते हैं। अच्छा। बाकी 2 लोग वहां इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई और बेहतर काम है ही नहीं। तो अगर उन 2 लोगों को खेत से हटाकर कहीं और नौकरी मिल जाए तो भी खेत के उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब उनकी मेहनत से कोई एक्स्ट्रा मूल्य पैदा नहीं हो रहा। हाँ। वे बेरोजगार नहीं हैं, पर पूरी तरह से रोजगार में भी नहीं है। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी, क्योंकि ये सिर्फ आय की समस्या नहीं है, ये उत्पादकता और मानवीय क्षमता की बर्बादी है। और जब इतने सारे लोग एक ही जगह पर अटके हों तो ये हमें कहानी के एक और गहरे पहलू की ओर ले जाता है कि काम करने के हालात कैसे हैं, क्या उन्हें कोई सुरक्षा मिलती है? और यहीं से संगठित और असंगठित क्षेत्र का फर्क सामने आता है। जी। स्रोत में कांता और कमल की कहानियां हैं जो इस अंतर को साफ दिखाती हैं। कांता एक ऑफिस में काम करती है, उसे एक तय तनख्वाह मिलती है, काम के घंटे निश्चित हैं, छुट्टियां मिलती हैं, प्रोविडेंट फंड भी है। हाँ, और उसे नौकरी से निकाले जाने का डर नहीं है। वो संगठित यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा है। ये वो जगह हैं जो सरकार के पास रजिस्टर्ड है और जिन्हें न्यूनतम मजदूरी, फैक्ट्री एक्ट जैसे कानूनों का पालन करना पड़ता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत कमल की दुनिया है। वो एक किराना दुकान पर दिहाड़ी मजदूर है। उसे काम मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। जिस दिन काम नहीं उस दिन पैसा नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं, और मालिक उसे कभी भी काम से निकाल सकता है। हाँ, और कमल अकेला नहीं है। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हमारे स्रोत बताते हैं कि लगभग 80% से ज्यादा कार्यबल इसी असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। जी। इसमें सड़क किनारे रेड़ी लगाने वालों से लेकर निर्माण मजदूर, छोटे किसान और खेतीहर मजदूर तक सब शामिल हैं। बिल्कुल। और अब इन दोनों बातों को जोड़कर देखिए। हाँ। एक तरफ कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जहां लोगों के पास काम तो है पर आय नहीं बढ़ रही। दूसरी तरफ जो लोग कृषि से बाहर निकल भी रहे हैं, उनमें से ज्यादातर कमल की तरह असंगठित क्षेत्र में जा रहे हैं, जहां कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। कोई सुरक्षा नहीं। तो भारत के विकास की कहानी का सच ये है कि सेवा क्षेत्र जीवीए में तो बढ़ गया, लेकिन वो कांता जैसी सुरक्षित और अच्छी नौकरियां उतनी तादाद में पैदा नहीं कर पाया जितनी जरूरत थी। तो ये जो कृषि से लोगों का बाहर ना निकल पाना है, ये केवल अवसर की कमी नहीं है,
बल्कि बाहर मौजूद अवसरों की खराब गुणवत्ता भी एक बड़ा कारण है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। लोग लक्ष्मी के खेत पर इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि शहर में कमल जैसी जिंदगी जीने से बेहतर उन्हें अपने गांव में कम आमदनी में रहना लगता है। बिल्कुल, ये एक तरह का दुष्चक्र है। और यहीं पर सरकार की भूमिका, यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का सवाल। हाँ, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। कमल जैसे असंगठित मजदूरों की सुरक्षा के लिए या लक्ष्मी के परिवार के लिए बेहतर अवसर पैदा करने में सरकार की क्या भूमिका बनती है? क्या हम सब कुछ प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ सकते हैं? नहीं, प्राइवेट सेक्टर का तो मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। जैसे टाटा या रिलायंस जैसी कंपनियां, बिल्कुल। वे उन कामों में पैसा लगाएंगे जहां फायदा हो। लेकिन देश चलाने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें चाहिए होती हैं जिनमें शायद तुरंत कोई बड़ा मुनाफा ना हो। सही बात है। जैसे सड़कें, पुल, रेलवे, बिजली बनाना, इनमें बहुत भारी निवेश लगता है और फायदा बहुत सालों बाद दिखता है। कोई भी प्राइवेट कंपनी पूरे देश के लिए सड़कें बनाने का बीड़ा क्यों उठाएगी? ये काम सरकार करती है, जिसे हम सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर कहते हैं। और इसका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि जन कल्याण है। जी। और ये सिर्फ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों की मदद करती है। कैसे? जैसे किसानों से एक उचित मूल्य पर अनाज खरीदकर उसे राशन की दुकानों के जरिए गरीबों को कम दाम पर बेचना। अच्छा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हाँ, अगर ये काम प्राइवेट कंपनियों पर छोड़ दिया जाए तो वे शायद किसानों को कम दाम देंगे और ग्राहकों से ज्यादा वसूलेंगे। सही बात। और सबसे जरूरी स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं। हाँ, एक स्वस्थ और शिक्षित आबादी ही देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। ये सुविधाएं हर नागरिक तक पहुंचाना सरकार का कर्तव्य है, क्योंकि एक प्राइवेट अस्पताल या स्कूल शायद हर गांव या गरीब बस्ती तक नहीं पहुंचेगा। तो जब हम असंगठित क्षेत्र की असुरक्षा की बात करते हैं तो उसका एक समाधान सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई सामाजिक सुरक्षा ही है, चाहे वो अच्छी स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो या रोजगार गारंटी योजनाएं हो। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 अलग-अलग नजरियों से देखा। पहला, क्या उत्पादन हो रहा है, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र आते हैं। दूसरा, काम करने के हालात कैसे हैं, यानी संगठित और असंगठित क्षेत्र। और तीसरा, मालिक कौन है, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। बिल्कुल। और इन तीनों को मिलाकर जो बड़ी तस्वीर उभरती है वो उस विरोधाभास की है जिससे हमने शुरुआत की थी। भारत ने क्या उत्पादन किया है, उसमें तो सेवा क्षेत्र की तरफ एक जबरदस्त छलांग लगाई है और ये एक आधुनिक अर्थव्यवस्था का लक्षण है। लेकिन कैसे और कहाँ लोग काम कर रहे हैं, उस मोर्चे पर हम अभी भी अटके हुए हैं। ज्यादातर लोग आज भी कृषि में फंसे हैं या फिर शहरों में असुरक्षित, असंगठित कामों में लगे हैं। बिल्कुल, और यही भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कृषि में छिपी बेरोजगारी को बाहर निकालकर उन्हें अच्छे और सुरक्षित रोजगार देना। हाँ, और ये हमें भविष्य के एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। स्रोत किसानों के लिए सिंचाई और ऋण जैसी सुविधाओं में सुधार की बात करते हैं, जो बहुत जरूरी है। लेकिन आगे देखते हुए जब ऑटोमेशन और एआई जैसी तकनीकें कृषि और फैक्ट्रियों में और भी नौकरियां कम करेंगी, तब क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। कृषि से निकलने वाले इस विशाल कार्यबल को खपाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से तृतीय क्षेत्र पर आ जाएगी। सवाल ये नहीं है कि क्या सेवा क्षेत्र नई नौकरियां पैदा करेगा, बल्कि ये है कि वो किस तरह की नौकरियां होंगी। हाँ, मतलब क्या वो कांता की तरह सुरक्षित, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां होंगी या कमल की तरह असुरक्षित गिग इकोनॉमी वाली नौकरियां। बिल्कुल। क्या भारत का भविष्य संगठित होगा या असंगठित? इस एक सवाल का जवाब ही तय करेगा कि भारत की आर्थिक विकास की कहानी समावेशी होगी या वो दरार जिसकी हमने आज बात की और भी गहरी होती जाएगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचने की जरूरत है। तो आज हम एक ऐसी चीज पर गहरी नजर डालने वाले हैं जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। पैसा। और पैसे से जुड़ा उसका वो साथी जो किसी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, क्रेडिट यानी साख। और ये दोनों ही विषय बहुत दिलचस्प हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक आर्थिक विकास की पाठ्यपुस्तक के अंश हैं और आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये कागज के टुकड़े और बैंक के आंकड़े हमारी दुनिया को आखिर चलाते कैसे हैं। बिल्कुल, और ये सवाल बहुत गहरा है। हम पैसे को लेकर जीते मरते हैं, लेकिन ये है क्या? क्या ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है या कुछ और? सही बात है। और क्रेडिट मतलब उधार, ये कैसे तय करता है कि कोई तरक्की करेगा या कर्ज के जाल में फंस जाएगा? चलिए
इन उलझे हुए धागों को एक एक करके सुलझाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी दुनिया से जहां पैसा था ही नहीं। सोचकर ही अजीब लगता है। हाँ, मतलब बिना पैसे के लेन देन कैसे होता होगा? सिरदर्दी थी। हाँ। अर्थशास्त्री इसे जरूरतों का दोहरा संयोग या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। अच्छा, जरूरतों का दोहरा संयोग। जी, यानी जो आपके पास है वो मुझे चाहिए और जो मेरे पास है वो आपको चाहिए। जब तक ये संयोग नहीं होता कोई सौदा नहीं हो सकता। सोचिए कितना समय और मेहनत बर्बाद होती होगी। मैं तो कल्पना ही कर रहा हूँ कि मैं अपने जूते लेकर बाजार में घूम रहा हूँ और सबसे पूछ रहा हूँ, भाई जूते लोगे? गेहूं है तुम्हारे पास? और ज्यादातर लोग मना ही कर देंगे। और 99% लोग कहेंगे जूते तो चाहिए पर मेरे पास तो चावल हैं, या गेहूं तो है पर मुझे बर्तन चाहिए। ये तो एक अंतहीन खोज लगती है। बिल्कुल, यहीं पर पैसे का आइडिया एक क्रांति की तरह आता है। पैसा एक मध्यस्थ, एक इंटरमीडिएट का काम करता है। अच्छा। अब आपको ऐसा किसान ढूंढने की जरूरत नहीं जिसे जूते चाहिए। आप अपने जूते किसी को भी बेचकर पैसा ले सकते हैं और फिर उस पैसे से किसी से भी गेहूं खरीद सकते हैं। मतलब इसने व्यापार को बहुत आसान और असरदार बना दिया। बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पैसा दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है, लेकिन ये सिस्टम बना कैसे? मतलब हम सीधे कागज के नोट पर तो नहीं आ गया होंगे। इसकी शुरुआत कैसे हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत में शुरुआती दिनों में सिक्के आने से भी पहले लोग अनाज और पशुओं का इस्तेमाल पैसे की तरह करते थे। अनाज और पशु? मतलब? एक तरह से एक गाय या एक बोरी अनाज एक तय कीमत का काम करते थे। अच्छा, मतलब तुम्हारे खेत की कीमत 50 गाय हैं। ऐसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही। इसके बाद धातु के सिक्कों का दौर आया। सोना, चांदी, तांबा। स्रोत में गुप्त काल के सिक्कों, तुगलक के प्रतीकात्मक सिक्कों और अकबर के शासनकाल की स्वर्ण मोहरों के उदाहरण दिए गए हैं। इन सिक्कों की एक खासियत थी, उनका मूल्य उस धातु में ही छिपा होता था जिससे वे बने होते थे। एक सोने का सिक्का इसलिए कीमती था क्योंकि वो सोने का बना था। लेकिन यहाँ आकर कहानी पूरी तरह बदल जाती है। आज जो करेंसी हम इस्तेमाल करते हैं, ये नोट और सिक्के, ये तो सोने चांदी जैसे किसी कीमती धातु से नहीं बने हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। 500 रुपए का नोट तो बस कागज का एक टुकड़ा है, उसका अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। तो एक मिनट, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। पूछिए। अगर 500 रुपए का नोट सिर्फ कागज है, तो ये एक मोनोपोली के खेल वाले नोट से अलग कैसे है? मैं उस नोट से सब्जी क्यों नहीं खरीद सकता? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब ही आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है। आप उस मोनोपोली के नोट से सब्जी इसलिए नहीं खरीद सकती। सकते, क्योंकि इसे किसी सरकार ने अधिकृत नहीं किया है, जबकि हमारे 500 रुपए के नोट को देश की सरकार द्वारा वैधता दी गई है। सरकार द्वारा? जी, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। नोट पर लिखा होता है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये आरबीआई गवर्नर का एक वादा है। अरे वाह! मतलब ये सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, मनोविज्ञान भी है। जब तक हम सब मान रहे हैं कि इसकी कीमत है, तब तक ही इसकी कीमत है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था एक सामूहिक भरोसे पर चल रही है। ये नोट खुद में कुछ नहीं, ये बस एक सामाजिक समझौते का प्रतीक है। ये सोचना कितना अजीब है। ये एक भरोसे का सिस्टम है। कानून रुपए को भुगतान के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत देता है, जिसे भारत में कोई भी लेन देन निपटाने के लिए मना नहीं कर सकता। अच्छा, कोई मना नहीं कर सकता। वो कानूनन गलत है। जब किसी देश में युद्ध या बहुत ज्यादा महंगाई, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन के कारण ये भरोसा टूटता है, तो वही नोट रातों रात रद्दी कागज बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि सरकार की गारंटी है। अब करेंसी के अलावा पैसे का एक और आधुनिक रूप है जिसके बारे में हमारे स्रोत बताते हैं, बैंकों में जमा पैसा। हाँ, आज ज्यादातर लोगों के पास जो भी अतिरिक्त नकदी होती है वे उसे बैंक खातों में रखते हैं। हाँ, और ये भी पैसे का ही एक रूप है। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो सुरक्षित रहता है और उस पर आपको कुछ ब्याज भी मिलता है। इन जमाओं को मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है। मांग जमा, इसका मतलब है कि जब भी हमारी मांग होगी हम उसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल, आप एटीएम से या बैंक जाकर या चेक लिखकर उसे कभी भी निकाल सकते हैं। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात है, ये जमा भी सीधे पैसे की तरह काम करते हैं। स्रोत में एम सलीम का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो एक जूता निर्माता है। हाँ, मैंने पढ़ा।
उसे अपनी चमड़ा सप्लायर को 57,000 रुपए देने हैं। अब वो 57,000 रुपए कैश में लेकर जाने के बजाय बस एक चेक लिखता है। और पैसा सीधे सलीम के बैंक खाते से निकलकर सप्लायर के खाते में चला जाता है। कोई कैश हाथ नहीं बदलता, सब कुछ बैंक के सिस्टम में ही हो जाता है। ये तो कमाल की सुविधा है। और इसने बैंकिंग सिस्टम को अर्थव्यवस्था का दिल बना दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम सब जो पैसा बैंकों में जमा करते हैं, बैंक उसका करते क्या हैं? क्या वो उसे एक बड़ी सी तिजोरी में बंद करके रखते हैं? मुझे तो यही लगता था कि वो बस उसे संभाल कर रखते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैंक उस जमा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। भारत में ये लगभग 5% है। बस 5%? हाँ, बाकी का 95% पैसा वे लोगों को और कंपनियों को ऋण यानी लोन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 मिनट, सिर्फ 5%? मतलब अगर हम सब एक ही दिन अपना पैसा निकालने बैंक पहुंच जाएं, तो बैंक के पास देने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। अरे, सैद्धांतिक रूप से हाँ, इसे बैंक रन कहते हैं और ऐसा होने पर अर्थव्यवस्था ढह सकती है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता। अच्छा। और आरबीआई इस 5% अनुपात को, जिसे कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर कहते हैं, घटा बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल भी करता है। ओह, तो ये वो तरीका है। जी, तो असल में बैंक उन लोगों के बीच एक पुल का काम करते हैं जिनके पास अतिरिक्त पैसा है, यानी हम जैसे जमा करता। हाँ, और जिन्हें पैसे की जरूरत है, यानी कर्जदार। तो हमने देखा कि बैंक हमारे पैसे का इस्तेमाल लोन देने में करते हैं। और यहीं से कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा दिलचस्प और नाटकीय पहलू शुरू होता है, क्रेडिट। क्रेडिट एक ऐसा शब्द जो किसी की किस्मत बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। स्रोत हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां बताते हैं जो इस दो धारी तलवार के दोनों पहलू दिखाती हैं। हाँ, क्रेडिट की दुनिया में हीरो भी हैं और विलन भी। पहली कहानी एक हीरो की है, जूता निर्माता सलीम। सलीम? त्योहारों का मौसम है और उसे 3,000 जोड़ी जूतों का एक बड़ा ऑर्डर मिलता है जिसे 1 महीने में पूरा करना है। अब उत्पादन के लिए उसे मजदूर चाहिए, कच्चा माल चाहिए और इन सब के लिए पैसा चाहिए। और उसके पास उतना पैसा है नहीं। सही, तो वो क्रेडिट का इस्तेमाल करता है। वो 2 जगह से उधार लेता है। पहला, वो चमड़ा सप्लायर के पास जाता है और वादा करता है कि वो चमड़े का भुगतान बाद में करेगा। ये भी एक तरह का क्रेडिट हुआ। जी, और दूसरा, जिस बड़े व्यापारी ने ऑर्डर दिया है उससे वो 1,000 जोड़ी जूतों का अग्रिम भुगतान यानी एडवांस कैश ले लेता है। तो उसे कच्चा माल भी मिल गया और काम करने के लिए कैश भी। अब क्या होता है? नतीजा शानदार रहता है। सलीम समय पर ऑर्डर पूरा करता है, उसे अच्छा खासा लाभ होता है और वो अपना सारा उधार चुका देता है। वाह! इस मामले में क्रेडिट या उधार ने उसे अपना काम बढ़ाने और ज्यादा कमाने में मदद की। ये क्रेडिट का सबसे सकारात्मक रूप है। ये तो एक हैप्पी एंडिंग वाली कहानी है। लेकिन अब दूसरी कहानी देखते हैं, स्वप्ना की। हाँ, और स्वप्ना की कहानी दिखाती है कि क्रेडिट कितना खतरनाक हो सकता है। स्वप्ना एक छोटी किसान है जिसके पास थोड़ी सी जमीन है। वो अपनी जमीन पर मूंगफली उगाने के लिए एक स्थानीय साहूकार से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेती है। उसे उम्मीद है कि फसल अच्छी होगी और वो आसानी से कर्ज चुका देगी। लेकिन खेती तो हमेशा एक जुए की तरह होती है। और इस बार वो जुआ हार जाती है। कीटों के हमले से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ओह नो! अब उसके पास साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है और ब्याज के साथ कर्ज का बोझ बढ़ता ही जाता है। अगले साल वो फिर से खेती के लिए एक नया ऋण लेती है, इस उम्मीद में कि इस बार सब ठीक होगा। और क्या होता है? फसल ठीक ठाक होती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वो पुराना और नया दोनों कर्ज चुका सके। वो जिसे अर्थशास्त्री कर्ज जाल या डेट ट्रैप कहते हैं, उसमें बुरी तरह फंस जाती है। और फिर? और अंत में कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। ये कहानी सुनकर तो बहुत बुरा लगता है। जिस कर्ज को उसने एक सीढ़ी समझ कर लिया, वो असल में एक दलदल निकला। बिल्कुल। सलीम की स्थिति से कितनी अलग है उसकी हालत। तो मतलब क्रेडिट अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। आप सही समझे, वो सिर्फ एक साधन है। उसका नतीजा कैसा होगा ये 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला, उस स्थिति में जोखिम कितना है। सलीम का जोखिम कम था। हाँ, उसके पास एक पक्का ऑर्डर था। स्वप्ना की खेती मौसम और कीटों पर निर्भर थी, इसलिए जोखिम बहुत ज्यादा था। और दूसरी बात, अगर नुकसान हो जाए तो क्या कोई सहारा है? स्वप्ना के पास कोई सहारा नहीं था। नहीं था। तो जब भी कोई लोन लेता है तो उसे कुछ शर्तों पर दस्तखत करने पड़ते हैं। ये ऋण की शर्तें या टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती हैं, इन्हें समझना जरूरी है।
ये एक तरह से लोन का फाइन प्रिंट है। बिल्कुल। स्रोत में मेघा का एक अच्छा उदाहरण है, जो घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लेती है। चलिए उसके उदाहरण से इन शर्तों को समझते हैं। ठीक है। पहली और सबसे जरूरी शर्त है ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। मेघा के मामले में ये 12% प्रति वर्ष है। ये वो कीमत है जो वो उधार लिए गए पैसे के इस्तेमाल के लिए चुकाएगी। 12%। ठीक है। दूसरी शर्त मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लगती है, समर्थक ऋणाधार, कोलैटरल। ये क्या भला है? कोलैटरल एक ऐसी संपत्ति है जो कर्जदार के पास होती है, जैसे जमीन, मकान, गाड़ी अच्छा। या बैंक डिपॉजिट। वो इस संपत्ति को ऋणदाता को गारंटी के रूप में देता है। मेघा के मामले में उसके नए घर के कागजात ही बैंक के पास कोलैटरल के रूप में रखे हैं। मतलब अगर वो लोन नहीं चुका पाई तो उसका घर गया, बैंक उसे बेच देगा। हाँ बिल्कुल। कोलैटरल ऋणदाता के पैसे की सुरक्षा है। अगर कर्जदार भुगतान करने में विफल रहता है तो ऋणदाता को उस संपत्ति को बेचकर अपना पैसा वसूलने का अधिकार है। इसीलिए बिना कोलैटरल के लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है। जी। और क्या शर्तें होती हैं? तीसरी चीज है आवश्यक दस्तावेज, डॉक्यूमेंटेशन। जैसे मेघा को अपनी नौकरी और वेतन का रिकॉर्ड बैंक को देना पड़ा। और चौथी है भुगतान का तरीका, मोड ऑफ रीपेमेंट, यानी लोन कैसे चुकाया जाएगा। अच्छा, किश्तों में या एक साथ? हाँ, मेघा को ये लोन 10 साल तक हर महीने किश्तों में चुकाना है। ये चारों चीजें मिलकर ऋण की शर्तें बनती हैं। और यहीं पे बात आती है औपचारिक और अनौपचारिक क्रेडिट की। स्रोत हमें सोनपुर गांव के कुछ उदाहरणों से दिखाता है कि जमीन पर हकीकत कितनी अलग है। हाँ, ये उदाहरण आंखें खोलने वाले हैं। पहला उदाहरण है श्यामल का, जो एक छोटा किसान है। उसे खेती के लिए उधार चाहिए। उसके पास 2 विकल्प है, या तो गांव के साहूकार से 60% सालाना ब्याज पर ले, या एक कृषि व्यापारी से 36% सालाना ब्याज पर। 60%? ये तो सीधी सीधी लूट है। बैंक तो 8-12% पर देते हैं। बिल्कुल। अब दूसरा उदाहरण देखिए अरुण का। वो एक मध्यम किसान है जिसके पास काफी जमीन है। ठीक है। उसे बैंक से खेती के लिए सिर्फ 8.5% सालाना ब्याज पर आसानी से ऋण मिल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास बैंक को कोलैटरल के तौर पर देने के लिए जमीन है। अच्छा, तो कोलैटरल ही सारा खेल है। ज्यादातर मामलों में हाँ। और तीसरा उदाहरण रामा का है, जो एक भूमिहीन खेतिहर मजदूर है। जब उसे कोई जरूरत आ पड़ती है तो उसे अपने मालिक से 60% सालाना ब्याज पर उधार लेना पड़ता है। और वो इस कर्ज को चुकाने के लिए कम मजदूरी पर उसी मालिक के लिए काम करती रहती है, जिससे वो स्वप्ना की तरह ही कर्ज जाल में फंसी रहती है। ये तो बहुत ही दुखद है। इन उदाहरणों में हम क्रेडिट के 2 अलग-अलग संसारों को देख सकते हैं। पहला है औपचारिक क्षेत्र, फॉर्मल सेक्टर, जिसमें बैंक और सहकारी समितियां आती हैं। जहां आरबीआई की निगरानी होती है। जी, आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक सिर्फ बड़े अमीर लोगों को ही नहीं, बल्कि छोटे किसानों और छोटे उद्योगों को भी ऋण दे। इनकी ब्याज दरें पारदर्शी और आमतौर पर कम होती हैं। और दूसरा संसार है अनौपचारिक क्षेत्र का, इनफॉर्मल सेक्टर का। इसमें साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, ये सब आते हैं। इनकी गतिविधियों की निगरानी करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल। वे अपनी मनमर्जी से कोई भी ब्याज दर वसूल सकते हैं और कर्ज वापस लेने के लिए अक्सर गलत तरीके भी अपनाते हैं। स्रोत में दिए गए आंकड़े इस अंतर के भयानक असर को दिखाते हैं। एक ग्राफ के मुताबिक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल ऋण का लगभग आधा हिस्सा अभी भी साहूकारों और दूसरे अनौपचारिक स्रोतों से आता है। और शहरी क्षेत्रों का आंकड़ा तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। गरीब परिवार अपनी जरूरत का 54% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से लेते हैं, जबकि अमीर परिवार सिर्फ 17%। इसका तो सीधा मतलब ये हुआ कि अमीरों को सस्ता लोन आसानी से मिल रहा है और गरीबों को महंगे और शोषणकारी कर्ज पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। जो पहले से ही गरीब है उसे उधार लेने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। महंगा कर्ज उनकी थोड़ी बहुत आय का भी एक बड़ा हिस्सा ले जाता है, जिससे उनकी उन्नति की संभावना खत्म हो जाती है। ये एक दुष्चक्र है जो गरीबी को बनाए रखता है। बिल्कुल। इसीलिए देश के असली विकास के लिए सस्ता और सुलभ औपचारिक ऋण यानी अफोर्डेबल फॉर्मल क्रेडिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका कोई हल है? अगर गरीबों के पास कोलैटरल नहीं है तो उन्हें बैंक से लोन नहीं मिलता, और अगर वो साहूकार के पास जाते हैं तो वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, तो फिर वो जाएं कहाँ? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है,
लेकिन इसका एक उभरता हुआ समाधान है जिसका जिक्र हमारे स्रोत में भी है। गरीबों के लिए बने स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या SHGs। हाँ, मैंने इनके बारे में सुना है। ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं? ये आमतौर पर 15-20 सदस्यों के समूह होते हैं, खासकर महिलाएं जो अपनी छोटी छोटी बचत जैसे 25 या 100 रुपए नियमित रूप से इकट्ठा करती हैं। अच्छा। जब समूह के पास एक अच्छी रकम जमा हो जाती है तो वो अपनी सदस्यों को जरूरत पड़ने पर बहुत कम ब्याज पर छोटे छोटे ऋण दे सकते हैं। और अगर समूह 1-2 साल तक नियमित रूप से बचत करता है तो वो बैंक से भी लोन लेने के योग्य हो जाता है और बैंक पूरे समूह के नाम पर लोन देता है। और यहाँ कोलैटरल का क्या होता है? यही इसकी खूबसूरती है। यहाँ किसी कोलैटरल की जरूरत नहीं होती। बैंक पूरे समूह की बचत और उनके ट्रैक रिकॉर्ड को गारंटी मानता है। वाह। समूह के सदस्य एक दूसरे पर दबाव डालते हैं कि लोन समय पर चुकाया जाए। ये उन लोगों तक औपचारिक क्रेडिट पहुंचाने का एक जबरदस्त तरीका है जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर रह जाते थे। तो आज की इस गहरी चर्चा से दिमाग में कई बत्तियां जली हैं। पैसा सिर्फ नोट या सिक्के नहीं, बल्कि भरोसे पर चलने वाली एक व्यवस्था है। सही। क्रेडिट एक दुधारी तलवार है। ये सलीम जैसे लोगों के लिए तरक्की का इंजन बन सकता है, तो वहीं स्वप्ना जैसे लोगों को कर्ज के दलदल में धकेल सकता है। और अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि ऋण कहाँ से लिया जा रहा है। सभी के लिए, विशेष रूप से गरीबों के लिए, उचित शर्तों पर औपचारिक ऋण की उपलब्धता किसी भी देश के समावेशी विकास की पहली शर्त है। ये सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक न्याय का मुद्दा भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बातचीत बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। मैं यहाँ एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। हमने स्वयं सहायता समूहों SHGs की बात की, जो एक शानदार पहल है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये छोटे छोटे समूह भारत जैसे विशाल देश की गरीबी और क्रेडिट की समस्या का एक बड़ा समाधान बन सकते हैं? क्या हम इन सामुदायिक मॉडल्स को इतना फैला सकते हैं कि ये साहूकारों के शोषणकारी नेटवर्क को तोड़ सकें और हर जरूरतमंद तक पहुंच सके? जी, या ये सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद की किरण है, जबकि असली समस्या कहीं ज्यादा गहरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खोजना हमारे विकास की कहानी का अगला अध्याय लिखेगा। आज की दुनिया में हम सब एक दूसरे से जबरदस्त तरीके से जुड़े हुए हैं। कभी सोचा है हमारे बाजारों में कितनी तेजी से चीजें बदलती हैं? हर कुछ महीने में कोई नया फोन आ जाता है, गाड़ियों के नए नए मॉडल आ जाते हैं। मुझे याद है एक जमाना था जब भारतीय सड़कों पर बस एम्बेसडर और फिएट ही दिखती थी, और आज देखिए दुनिया का हर बड़ा ब्रांड यहाँ है। ये बदलाव आया कैसे? और ये सिर्फ गाड़ियों या फोन तक की बात नहीं है, ये बदलाव हर जगह है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है, जिसे हम कहते हैं वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, इसे चला कौन रहा है, और सबसे जरूरी बात, इसका एक आम भारतीय की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? मेरे ख्याल से सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सामान बनाने का तरीका कैसे बदला। एक जमाना था जब मेड इन इंडिया का मतलब था कि सब कुछ इंडिया में ही बना है, पर अब ऐसा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। 20वीं सदी के बीच तक ज्यादातर उत्पादन एक ही देश की सीमाओं के अंदर होता था। व्यापार होता था, लेकिन वो कच्चे माल या फिर पूरी तरह तैयार चीजों का होता था। फिर मैदान में उतरी बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी MNCs, यानी वो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके ऑफिस और फैक्ट्रियां पूरी दुनिया में फैली होती हैं। सही। और ये कंपनियां सिर्फ अपना सामान दुनिया भर में बेचती नहीं है, बल्कि बनाती भी दुनिया भर में है। वो उन जगहों पर अपनी फैक्ट्री लगाती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम, सस्ते संसाधन मिले, ताकि उनकी लागत कम से कम हो और मुनाफा ज्यादा से ज्यादा। हमारे पास एक कमाल का उदाहरण है जो दिखाता है कि ये प्रक्रिया कितनी जटिल हो सकती है। एक कंपनी है जो मशीनें बनाती है। अंदाजा लगाइए उसका डिजाइन कहाँ होता है? अमेरिका में। पुर्जे कहाँ बनते हैं? चीन में। और फिर उन्हें जोड़ा कहाँ जाता है? उन्हें जोड़ा जाता है मेक्सिको और पूर्वी यूरोप में। और तो और, अगर आपको कोई दिक्कत आ जाए तो आप फोन किसे करते हैं? भारत में बैठे किसी कॉल सेंटर को। एक ही प्रोडक्ट पर पूरी दुनिया में बिखरा हुआ। यही तो वैश्वीकरण का जादू है। अब कंपनियां एक चीज को एक ही जगह नहीं बनाती, वो काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं और हर टुकड़ा दुनिया के उस कोने में बनवाती हैं जहां वो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा हो।
चीन सस्ता उत्पादन देता है, मेक्सिको अमेरिकी बाजार के पास है, और भारत में पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं जो कस्टमर सर्विस संभाल सकते हैं। तो ये सब करने का मतलब सिर्फ सस्ता मजदूर ढूंढना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को एक असेंबली लाइन की तरह इस्तेमाल करना है। लेकिन क्या इससे वाकई इतना फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक इस तरह से सप्लाई चेन को तोड़ने से एक एमएनसी अपनी लागत 50 से 60% तक कम कर सकती है। 50 से 60%? ये मामूली बात नहीं है, ये किसी भी कंपनी के लिए गेम चेंजर है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये एमएनसीज अलग-अलग देशों में घुसने के लिए करती क्या है? एक तरीका तो हुआ कि किसी लोकल कंपनी के साथ हाथ मिला लो, जैसे फोर्ड ने 1995 में भारत आकर महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ एक बड़ा प्लांट लगाया। हाँ, इसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। इससे विदेशी कंपनी को लोकल मार्केट की समझ मिल जाती है और भारतीय कंपनी को पैसा और नई टेक्नोलॉजी। लेकिन इससे भी ज्यादा आम तरीका है कि लोकल कंपनी को खरीद ही लो। जैसे अमेरिकी कंपनी कारगिल फूड्स ने भारत की एक छोटी कंपनी पारक फूड्स को खरीद लिया। बिल्कुल। पारक फूड्स का पूरे भारत में तेल बेचने का एक जबरदस्त नेटवर्क था। कारगिल ने कंपनी खरीदी और वो पूरा नेटवर्क रातों रात उनका हो गया। आज कारगिल भारत की सबसे बड़ी खाद्य तेल बनाने वाली कंपनियों में से एक है। ये एक तरह से बना बनाया बाजार खरीदना है। ये तो समझ आता है, लेकिन एक तीसरे तरीके का भी जिक्र है जो मुझे काफी हैरान करने वाला लगा, जहां एमएनसीज असल में कुछ बनाती ही नहीं है। हाँ, ये मॉडल बहुत आम है, खासकर कपड़े, जूते और खेल के सामान जैसी इंडस्ट्री में। बड़ी कंपनियां जैसे नाइकी या एडिडास खुद जूते नहीं बनाती। वो लुधियाना या वियतनाम में किसी छोटे उत्पादक को डिजाइन ऑर्डर देती हैं और फिर उस पर अपना ब्रांड लगाकर बेचती हैं। लुधियाना में घर पर बैठकर एमएनसीज के लिए फुटबॉल बनाने वाली महिलाओं का उदाहरण इसी तरफ इशारा करता है। सारा कंट्रोल बड़ी कंपनी का, लेकिन बनाने का सिरदर्द लोकल प्रोड्यूसर का। अच्छा, तो एमएनसीज ने पूरी दुनिया में अपनी फैक्ट्रियां फैला दी, लेकिन सिर्फ बनाने से तो कुछ नहीं होता, सामान बेचना भी तो पड़ता है। क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया भर के बाजार भी इसी तरह एक दूसरे से जुड़ गए? बिल्कुल, और ये कहानी तो और भी दिलचस्प है। विदेशी व्यापार ने इसे मुमकिन बनाया। इसे समझने के लिए चलिए भारतीय खिलौना बाजार की कहानी देखते हैं। कुछ साल पहले तक भारत में ज्यादातर भारतीय खिलौने ही बिकते थे। हाँ, और वो थोड़े महंगे भी होते थे। सही। फिर चीन के खिलौने बनाने वालों की नजर भारतीय बाजार पर पड़ी। उन्होंने देखा कि यहाँ खिलौने महंगे हैं, तो उन्होंने अपने सस्ते और नए नए डिजाइन वाले खिलौने भारत में एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। और नतीजा, भारतीय बाजारों में चीनी खिलौनों की बाढ़ आ गई। वो इतने सस्ते और आकर्षक थे कि लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। मुझे याद है, अचानक हर दुकान पर वही प्लास्टिक वाले, बैटरी से चलने वाले खिलौने दिखने लगे थे। आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। सिर्फ एक साल के अंदर 70 से 80% खिलौनों की दुकानों से भारतीय खिलौने गायब हो गए और उनकी जगह चीनी खिलौनों ने ले ली। बाप रे, 70 से 80%! मतलब ग्राहकों के लिए तो अच्छा हुआ, उन्हें सस्ते में ज्यादा ऑप्शन मिले। चीनी कंपनियों ने भी खूब पैसा कमाया, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जो भारतीय खिलौने बनाते थे, उनका तो धंधा ही चौपट हो गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही बाजारों का एकीकरण है। हजारों मील दूर चीन में बैठा एक उत्पादक भारत में बैठे एक उत्पादक से सीधे मुकाबला कर रहा है। व्यापार की वजह से दो अलग अलग देशों के बाजार एक हो गए और एक जैसे सामान की कीमत भी लगभग बराबर हो गई। तो सवाल ये है कि ये सब इतनी तेजी से हुआ कैसे? मतलब 50-60 साल पहले तो ऐसा नहीं था, अचानक ऐसा क्या बदल गया? इसके पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण थे। पहला और सबसे बड़ा कारण टेक्नोलॉजी। मतलब इंटरनेट और कंप्यूटर? हाँ, लेकिन सिर्फ वो नहीं, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को भी मत भूलिए। पिछले 50 सालों में शिपिंग कंटेनरों का इस्तेमाल शुरू हुआ। इससे जहाज़ों पर सामान लादने और उतारने का खर्च और समय दोनों बहुत कम हो गया। आज एक देश से दूसरे देश सामान भेजना पहले से कई ज्यादा सस्ता और तेज है। और फिर आया इंटरनेट, उसने तो जैसे दूरियों को ही खत्म कर दिया। बिल्कुल। आज आप ईमेल से, वीडियो कॉल से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से तुरंत बात कर सकते हैं। लंदन में छपने वाली एक मैगजीन का टेक्स्ट इंटरनेट से दिल्ली भेजा जाता है, या उसे डिजाइन किया जाता है, यहीं प्रिंट किया जाता है और फिर हवाई जहाज से वापस लंदन भेज दिया जाता है। पैसे और समय दोनों की बचत। ये सब टेक्नोलॉजी के बिना नामुमकिन था। ठीक है, टेक्नोलॉजी समझ आ गया। दूसरा कारण क्या था? दूसरा बड़ा कारण था उदारीकरण, यानी सरकार ने खुद दरवाजे खोल दिए। लेकिन एक मिनट, ये दरवाजे पहले बंद क्यों थे? मतलब आजादी के बाद तो हमने विदेशी कंपनियों को आने से रोका था ना, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। जब भारत आजाद हुआ तो हमारे अपने उद्योग बहुत नए और कमजोर थे। उन्हें विदेशी कंपनियों की जबरदस्त प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सरकार ने ट्रेड बैरियर यानी व्यापार अवरोध लगाए।
मतलब बाहर से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगा दिया ताकि वो महंगा हो जाए और लोग देश में बना सामान ही खरीदें। ये तो समझ आता है, अपने लोकल बिजनेस को बचाने के लिए। तो फिर 1991 में ऐसा क्या हुआ कि हमने ये बैरियर हटाने का फैसला कर लिया? सरकार को लगा कि अब काफी समय हो गया है, अब भारतीय कंपनियों के लिए दुनिया के बाजार में उतरकर मुकाबला करने का वक्त आ गया है। उनका मानना था कि प्रतिस्पर्धा से उत्पाद की गुणवत्ता सुधरेगी और ग्राहकों को भी फायदा होगा। इसी सोच के साथ विदेशी व्यापार और निवेश पर से ये रोक हटा दी गई। इसी को उदारीकरण कहते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने रफ्तार दी और सरकार ने रास्ता साफ कर दिया। तीसरा फैक्टर क्या था? तीसरा फैक्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, खासकर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। अच्छा, तो ये WTO एक तरह से ग्लोबल ट्रेड का रेफरी है, ये नियम बनाता है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। इसकी शुरुआत विकसित देशों ने की थी और इसका मकसद यही है कि दुनिया भर में व्यापार ज्यादा से ज्यादा खुला और आसान हो। करीब 160 देश इसके सदस्य हैं और सैद्धांतिक रूप से सबको इसके नियम मानने पड़ते हैं। लेकिन क्या ये रेफरी हमेशा निष्पक्ष होते हैं? क्या इसके नियम सबके लिए बराबर है? और यहीं पर सबसे बड़ी बहस शुरू होती है। आलोचकों का कहना है कि WTO के नियम अक्सर विकसित देशों के हक में झुके होते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका अपने किसानों को खेती करने और अपना माल दुनिया में बेचने के लिए भारी भरकम सरकारी मदद यानी सब्सिडी देता है। इस सब्सिडी की वजह से अमेरिकी किसान अपना अनाज या कपास दुनिया के बाजारों में बहुत ही कम दाम पर बेच पाते हैं। इससे भारत या अफ्रीका जैसे देशों के गरीब किसानों के लिए मुकाबला करना नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ यही WTO विकासशील देशों पर दबाव डालता है कि वो अपने बाजारों से सारे ट्रेड बैरियर हटा दें। इसीलिए इस बात पर एक गंभीर बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये वाकई स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार है या फिर ताकतवर देशों के लिए अपने फायदे का एक खेल है। तो इन सब का मिलाजुलाकर भारत पर आखिरकार असर क्या हुआ? कौन जीता, कौन हारा? देखिए, तस्वीर मिली जुली है। इसमें कुछ साफ विजेता हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। सबसे पहले विजेताओं की बात करते हैं। शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे संपन्न वर्ग को जबरदस्त फायदा हुआ है। हाँ, ये तो मैं भी मानती हूँ। आज हमारे पास हर चीज के लिए पहले से कहीं ज्यादा विकल्प है, वो भी कम कीमत पर और बेहतर क्वालिटी के साथ। फोन, गाड़ियाँ, कपड़े, बैंक, हर जगह दुनिया भर के ब्रांड्स हैं। और इन MNCs के आने से बहुत सी नई नौकरियां भी पैदा हुई हैं। इतना ही नहीं, कुछ बड़ी भारतीय कंपनियां इस प्रतिस्पर्धा से डरने के बजाय और मजबूत होकर उभरी। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी में पैसा लगाया, अपने काम करने का तरीका सुधारा और आज वो खुद ग्लोबल कंपनियां बन गई हैं। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, ये सब आज दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। ये तो कहानी का सुनहरा पहलू है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी तो होगा, खासकर छोटे कारोबारियों और मजदूरों का। उनका क्या हुआ? और यही हमें वैश्वीकरण का दूसरा ज्यादा तकलीफदेह चेहरा दिखता है। इस चुनौती को समझने के लिए तमिलनाडु के एक छोटे कारोबारी रवि की कहानी देखते हैं। रवि होसूर में कैपेसिटर बनाने की एक छोटी कंपनी चलाते थे। ये कैपेसिटर टीवी, ट्यूबलाइट जैसी चीजों में लगते हैं। उन्होंने 1992 में अपनी कंपनी शुरू की थी। 3 साल में 20 लोगों को रोजगार भी दिया। मतलब सब अच्छा चल रहा था। फिर क्या हुआ? 2001 में WTO समझौते के तहत सरकार ने कैपेसिटर के आयात पर से प्रतिबंध हटा दिए। अब रवि के जो मुख्य ग्राहक थे यानी बड़ी टीवी कंपनियां, उन्हें विदेश से सस्ते और अच्छी क्वालिटी के कैपेसिटर मिलने लगे। उन्होंने रवि से माल खरीदना बंद कर दिया। ओहो, मतलब रातों रात उनका बाजार ही खत्म हो गया। लगभग। रवि को अपनी कंपनी बचाने के लिए उत्पादन आधा करना पड़ा। उनके 20 कर्मचारियों में से सिर्फ 7 रह गए। उनके जैसे कई दूसरे छोटे कारोबारियों को तो अपनी फैक्ट्रियां बंद ही करनी पड़ी। सस्ते आयात की एक लहर आई और रवि जैसे हजारों छोटे उत्पादकों को बहा ले गई। ये तो बहुत दुखद है। ये तो कंपनियों की बात हुई, लेकिन उस मजदूर का क्या, जो इन फैक्ट्रियों में काम करता है? क्या वैश्वीकरण के बाद उसकी जिंदगी बेहतर हुई? अक्सर नहीं। और यहां वैश्वीकरण का सबसे स्याह पहलू नजर आता है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दबाव में कंपनियों ने अपनी लागत कम करने के लिए मजदूरों के अधिकारों में कटौती करना शुरू कर दिया। अब वो पक्की नौकरी देने के बजाय लचीले तरीके से मजदूरों को रखती हैं। लचीले तरीके से इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अब नौकरी की कोई गारंटी नहीं। जब काम ज्यादा है तो आपको काम पे रख लिया, जब नहीं है तो निकाल दिया। कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं। सुशीला की कहानी यही बताती है। 35 साल की महिला दिल्ली के कपड़ा फैक्ट्री में पक्की नौकरी करती थी। उसे सारे लाभ मिलते थे, एक सुरक्षित भविष्य था। फिर
90 के दशक के अंत में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और उसकी फैक्ट्री बंद हो गई। हाँ, 6 महीने बेरोजगार भटकने के बाद उसे जो नई नौकरी मिली वो घर से 30 किलोमीटर दूर थी, और ये नौकरी पक्की नहीं थी, अस्थायी थी, और तनख्वाह पहले से आधी से भी कम। एक झटके में उसकी सारी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा छीन ली गई। ये वैश्वीकरण की वो कीमत है जो सुशीला जैसे लाखों लोग चुका रहे हैं। तो हमने देखा कि वैश्वीकरण कोई सीधी साधी प्रक्रिया नहीं है। ये एक जटिल हकीकत है जिसे टेक्नोलॉजी, सरकारी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने मिलकर बनाया है। इसने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया से जोड़ा है, शहरी उपभोक्ताओं और बड़ी कंपनियों के लिए नए अवसर बनाए हैं, लेकिन साथ ही रवि जैसे छोटे उत्पादकों और सुशीला जैसे मजदूरों के सामने जिंदगी का संकट भी खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, और ये चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देती है। रवि जैसे छोटे उत्पादकों को सिर्फ मेहनत की नहीं, बल्कि अच्छी सड़कों, बिजली, पानी और सस्ते कर्ज जैसी चीज़ों की भी ज़रूरत है ताकि वो बाजार में टिक सकें। तो सवाल ये उठता है कि एक वैश्वीकृत दुनिया में ये सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है कि विकास का लाभ सब तक पहुंचे, कि रवि और सुशीला जैसे लोग पीछे ना छूट जाएं? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी है या उन बड़ी एमएनसीज की जो इससे सबसे ज्यादा फायदा कमा रही हैं? एक निष्पक्ष वैश्वीकरण असल में दिखना कैसा चाहिए? खराब फोन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक को 45,000 रुपए मिले। रोहिणी सोसाइटी को परेशान मालिक को मुआवजा देने का आदेश दिया गया। जी। अखबारों में ऐसी सुर्खियां तो हम सबने पढ़ी हैं, और इन्हें पढ़कर एक पल के लिए अच्छा भी लगता है कि चलो किसी को तो इंसाफ मिला। बिल्कुल। पर ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर लोगों को इन छोटी छोटी चीजों के लिए अदालतों और आयोगों तक जाने की नौबत ही क्यों आती है? जब बाजार में हमारी एक सीधी सादी खरीदारी गलत हो जाती है तो आखिर होता क्या है? और ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि हम सब बाजार का हिस्सा हैं। हाँ, कभी खरीदार बनकर तो कभी बेचने वाले। बिल्कुल। लेकिन अक्सर जब हम एक उपभोक्ता, एक कस्टमर के तौर पर बाजार में जाते हैं तो खुद को एक कमजोर स्थिति में पाते हैं। सही बात है। जैसे तराजू का एक पलड़ा भारी होता है और दूसरा हल्का। बिल्कुल, और ताकत का यही असंतुलन, ये पावर इम्बैलेंस आज हमारी चर्चा के केंद्र में है। जी। हमारी स्रोतों का अंबार हमें इसी दुनिया में ले जाता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण होता कैसे है, इस शोषण के खिलाफ भारत में एक आंदोलन कैसे खड़ा हुआ, और सबसे जरूरी वो कौन से अधिकार हैं जो आज हमें और आपको इस शोषण से बचाने के लिए मौजूद हैं। और सिर्फ किताबी बातें नहीं होंगी, हम इन अधिकारों को कुछ असल जिंदगी की कहानियों के जरिए समझेंगे, जहां लोगों ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और जीती भी। हाँ, ये कहानियां हमारे स्रोतों की सबसे मजबूत कड़ी हैं। तो चलिए इस दुनिया में गहरी डुबकी लगाते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि इन अधिकारों की इस सुरक्षा की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब बाजार में लोगों के साथ किस किस तरह की धोखाधड़ी होती है? देखिए, कुछ तरीके तो बहुत आम है जो शायद हम सबने कभी ना कभी अनुभव किए होंगे, जैसे दुकानदार का वजन कम तौलना। हाँ, ये तो होता है। या फिर किसी चीज की कीमत बताते वक्त कुछ और बिल बनाते वक्त उसमें ऐसे शुल्क जोड़ देना जिनका पहले कोई जिक्र ही नहीं था। हिडन चार्जेस। बिल्कुल। और सबसे आम है मिलावटी या खराब क्वालिटी का सामान बेच देना। हाँ, ये तो है। लेकिन ये समस्या तब और ज्यादा बड़ी हो जाती है जब बाजार पर कुछ गिनी चुनी बड़ी और ताकतवर कंपनियों का कब्जा हो। सही पकड़ा। हम और आप तो छोटी मोटी खरीदारी करते हैं, बिखरे हुए हैं, लेकिन ये बड़ी कंपनियां अपने पैसे, पहुंच और विज्ञापनों के जोर पर पूरे बाजार को अपनी उंगलियों पर नचा सकती हैं। एकदम। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसका एक बहुत चौंकाने वाला उदाहरण हमारे स्रोतों में है। एक बड़ी कंपनी वो सालों तक पूरी दुनिया में बच्चों के लिए पाउडर वाला दूध बेचती रही। और दावा क्या था कि ये माँ के दूध से भी बेहतर है। सोचिए, क्या बात कर रहे हैं? जी। कंपनी को ये मानने में सालों और अनगिनत कानूनी लड़ाइयां लग गईं कि वो झूठे दावे कर रही थी। अरे बाप रे। और ऐसा ही कुछ सिगरेट कंपनियों के साथ भी हुआ था ना? बिल्कुल। उन्हें ये स्वीकार कराने में एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी कि उनके उत्पाद से कैंसर होता है, जबकि वो ये बात सालों से जानते थे। इन्हीं वजहों से भारत में एक संगठित आंदोलन की जरूरत महसूस हुई। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई। अच्छा। याद कीजिए, वो एक अलग दौर था। खाने की भारी कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी। हाँ, कालाबाजारी, खाने के तेल और मसालों में मिलावट, ये सब रोज की समस्याएं थीं।
तो ये आंदोलन सिर्फ मिलावट और जमाखोरी के खिलाफ था या इसके पीछे कोई बड़ी सामाजिक या राजनीतिक सोच भी थी? देखिए, शुरू में तो ये इन्हीं तात्कालिक समस्याओं पर केंद्रित था। उपभोक्ता संगठन लेख लिखते थे, प्रदर्शनियां लगाते थे, मतलब लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने राशन की दुकानों में होने वाली गड़बड़ियों और बसों ट्रेनों में भीड़ भाड़ जैसे मुद्दों पर सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया। अच्छा। ये एक तरह से एक नागरिक चेतना का उदय था। लोगों को समझ आने लगा था कि एक खरीदार के तौर पर भी उनके कुछ हक हैं। और फिर इस आंदोलन में सबसे बड़ा मोड़ कब आया? वो ऐतिहासिक साल था 1986। 1986? जी। इसी आंदोलन के दबाव में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया। इसे आज भी लोग कोपरा के नाम से जानते हैं। कोपरा। COPRA। ये क्रांतिकारी कदम था। इसने पहली बार उपभोक्ताओं को कानूनी तौर पर मजबूत अधिकार दिए। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि ये कानून भारत के आर्थिक उदारीकरण से ठीक पहले आया। हाँ, ये तो है। मानो सरकार को अंदाजा था कि जब बाजार खुलेगा और बड़ी बड़ी निजी कंपनियां आएंगी तो आम उपभोक्ता को एक मजबूत ढाल की जरूरत पड़ेगी। वाह, तो 1986 में ये बड़ा कानून आया कोपरा। लेकिन कानून तो बनते रहते हैं। मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि इससे आम आदमी की जिंदगी में असल में क्या फर्क पड़ा। बिल्कुल। क्या हमारे स्रोतों में कुछ ऐसी कहानियां हैं जो दिखाती हैं कि ये अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं है? बिल्कुल हैं, और यहीं से हमारी चर्चा असल में दिलचस्प होती है। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी अधिकार की बात करते हैं। जी। सुरक्षा का अधिकार। इसके लिए हमारे स्रोत हमें केरल ले चलते हैं, रेजी मैथ्यू की कहानी पर। रेजी मैथ्यू। रेजी 9वीं क्लास का एक स्वस्थ छात्र था। उसे टॉन्सिल हटाने के लिए एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। एक छोटा सा रूटीन ऑपरेशन। हाँ, टॉन्सिल का ऑपरेशन तो बहुत आम बात है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ऑपरेशन के दौरान उसे गलत तरीके से एनेस्थीसिया दे दिया गया, जिससे रेजी के दिमाग पर बुरा असर पड़ा और वो जिंदगी भर के लिए अपंग हो गया। हे भगवान। उसके पिता ने अस्पताल की लापरवाही के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में 5 लाख रुपए के मुआवजे का केस दायर किया। और क्या उन्हें मुआवजा मिला? नहीं, आयोग ने ये कहते हुए मामला खारिज कर दिया कि सबूत काफी नहीं है। क्या? आप सोच सकते हैं उस पिता पर क्या गुजरी होगी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो मामले को लेकर नई दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तक गए। राष्ट्रीय आयोग तक? जी। और वहां गहन जांच पड़ताल के बाद राष्ट्रीय आयोग ने माना कि अस्पताल से चिकित्सकीय लापरवाही हुई थी। उन्होंने अस्पताल को मुआवजा देने का निर्देश दिया। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। रेजी मैथ्यू के मामले ने सुरक्षा के अधिकार को तो साबित कर दिया, लेकिन ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है। जी, पूछिए। मेडिकल लापरवाही जैसे जटिल मामलों में एक आम उपभोक्ता सबूत कैसे इकट्ठा करेगा? ये तो बहुत मुश्किल होगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। ये वाकई बहुत मुश्किल है, और इसीलिए रेजी मैथ्यू का केस इतना महत्वपूर्ण है। इसने एक मिसाल कायम की। सुरक्षा का अधिकार कहता है कि आपको ऐसी किसी भी चीज या सेवा से सुरक्षा पाने का हक है जो आपकी जान या संपत्ति के लिए खतरनाक हो सकती है। जैसे प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व होता है। अगर वो खराब हो तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। सही बात है। इन नियमों की निगरानी अक्सर कमजोर होती है, इसीलिए उपभोक्ता का जागरूक होना और सवाल पूछना बहुत जरूरी है। तो सुरक्षा की बात तो समझ आ गई, लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि हमारे पास सही जानकारी ही नहीं होती। बिल्कुल। यहीं पर शायद सूचना का अधिकार काम आता होगा। बिल्कुल। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण अमृता की कहानी है। अमृता एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थी। उसने एक सरकारी विभाग में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू अच्छा हुआ, लेकिन महीनों तक नतीजों की कोई खबर नहीं आई। अच्छा। सब कुछ अधर में लटका हुआ था। तो उसने क्या किया? उसने सूचना का अधिकार यानी RTI अधिनियम का इस्तेमाल किया। RTI? जी। उसने एक आवेदन दायर कर पूछा कि नतीजों में देरी क्यों हो रही है, और उसे ये जानने का हक है ताकि वो अपने भविष्य के बारे में कोई फैसला ले सके। वाह, मतलब RTI से नौकरी मिल गई। मैंने तो इसका इस्तेमाल ज्यादातर घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए ही सुना था। और यही इस अधिकार की खूबसूरती है। अमृता को सिर्फ देरी के कारणों के बारे में बताया गया, बल्कि चूंकि उसने इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन किया था, उसे नियुक्ति पत्र भी मिल गया। अरे वाह। ये अधिकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातों के लिए नहीं है। जब हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी पैकिंग पर लिखी जानकारी, MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य, उसमें क्या क्या सामग्री है, वो कब तक इस्तेमाल की जा सकती है, ये सब हमारे सूचना के अधिकार का ही हिस्सा हैं। अच्छा। और याद रखिए, कोई भी दुकानदार MRP से ज्यादा कीमत पर सामान नहीं बेच सकता। अच्छा, तो जानकारी मिल गई, सामान भी सुरक्षित है, लेकिन अगर हमें कोई सर्विस अच्छी न लगे तो,
मान लीजिए मैंने किसी कोचिंग क्लास में साल भर की फीस भर दी, पर 2 महीने बाद मुझे लगा कि पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, तो क्या हम बीच में छोड़ सकते हैं? यहाँ चुनने का अधिकार आता है ना? एकदम सही। और इसके लिए अभिरामी का मामला बहुत सटीक है। अभिरामी ने नई दिल्ली के कोचिंग संस्थान में 2 साल के कोर्स के लिए 61,020 रुपए एक मुश्त जमा कर दिए। ओ, काफी पैसे हैं। जी। 1 साल बाद उसे लगा कि पढ़ाने की गुणवत्ता वैसी नहीं है जैसा वादा किया गया था। उसने कोर्स छोड़ने और बाकी 1 साल की फीस वापस करने की मांग की। और संस्थान ने मना कर दिया होगा, मैं शर्त लगा सकती हूँ? बिल्कुल, संस्थान ने साफ मना कर दिया। लेकिन अभिरामी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो जिला उपभोक्ता आयोग गई। आयोग ने मामले की सुनवाई की और संस्थान को 28,000 रुपए लौटाने का निर्देश दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद क्या हुआ? संस्थान अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने इस फैसले के खिलाफ राज्य आयोग में अपील कर दी। अच्छा। और वहां उन्हें मुंह की खानी पड़ी। राज्य आयोग ने न सिर्फ जिला आयोग के फैसले को सही ठहराया, बल्कि झूठी और परेशान करने वाली अपील दायर करने के लिए संस्थान पर 25,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया। मतलब अदालत ने उल्टा उन पर ही जुर्माना लगा दिया। ये तो बढ़िया है। जी हाँ, यही है चुनने का अधिकार। इसका मतलब है कि किसी भी उपभोक्ता को कोई वस्तु या सेवा खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसका कोई और उदाहरण? जैसे अगर आप नया गैस कनेक्शन ले रहे हैं, तो गैस डीलर आपको ये कहकर मजबूर नहीं कर सकता कि आपको चूल्हा भी उन्हीं से खरीदना पड़ेगा। अच्छा। अगर वो ऐसा करता है, तो वो आपके चुनने के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। ये सारे अधिकार, सुरक्षा, सूचना और चुनना सुनने में बहुत मजबूत लगते हैं। लेकिन अगर कोई इन्हें मानने से ही इनकार कर दे, तो हम असल में न्याय पाने के लिए कहाँ जाएं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निवारण पाने का अधिकार। निवारण यानी अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसकी भरपाई पाने का अधिकार। और इस प्रक्रिया को समझने के लिए प्रकाश की कहानी सबसे अच्छी है। प्रकाश ने अपनी बेटी की शादी के लिए गांव में मनी ऑर्डर भेजा था, लेकिन पैसा ना तो समय पर पहुंचा और ना ही महीनों बाद तक। ओह। बेटी की शादी सिर पर थी। ये तो बहुत तनावपूर्ण स्थिति होगी। बिल्कुल। प्रकाश ने डाकघर में कई चक्कर काटे, लेकिन उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तब उसने स्थानीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद से सलाह ली। उन्होंने उसे जिला स्तरीय उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करने की सलाह दी। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे इस कहानी में लगी, वो ये थी कि प्रकाश ने अपना केस खुद लड़ा। जी। मतलब कोई भी आम आदमी अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। वकील की जरूरत हमेशा नहीं होती। हमेशा नहीं। उपभोक्ता अदालतों की प्रक्रिया को जानबूझकर सरल रखा गया है, ताकि आम लोग भी अपनी बात रख सकें। अच्छा। प्रकाश ने खुद जिरह की, जज ने दोनों पक्षों के दस्तावेज देखे, दलीलें सुनी और अंत में प्रकाश के हक में फैसला सुनाया। वाह। उसे न सिर्फ उसका पैसा वापस मिला, बल्कि मानसिक परेशानी के लिए मुआवजा भी मिला। तो प्रकाश की कहानी हमें इस सिस्टम के अंदर ले जाती है। ये जो जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोग हैं, ये 3 लेवल का सिस्टम क्यों बनाया गया है? क्या एक ही तरह की अदालत काफी नहीं थी? हाँ, मेरा भी यही सवाल था। ये असल में न्याय को लोगों तक पहुंचाने और मामलों के बोझ को संभालने के लिए बनाया गया था। अच्छा। सोचिए, अगर फोन खराब होने से लेकर मेडिकल लापरवाही तक हर मामला एक ही अदालत में जाएगा, तो फैसला कब आएगा? सालों लग जाएंगे। इसीलिए एक 3 सीढ़ियों वाली व्यवस्था बनाई गई। जिला आयोग 1 करोड़ रुपए तक के दावों को देखता है। यानी ज्यादातर आम लोगों के मामले यहीं सुलझ सकते हैं। बिल्कुल। अगर मामला इससे बड़ा है, यानी 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच, तो आप सीधे राज्य आयोग जा सकते हैं। और उससे भी बड़े? और 10 करोड़ से ऊपर के मामले राष्ट्रीय आयोग में सुने जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप जिला आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप राज्य आयोग में और फिर राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकते हैं। और जैसा प्रकाश के मामले में हुआ, लोगों की मदद के लिए उपभोक्ता फोरम जैसे संगठन भी है। जी। मैंने सामान पर ISI, एगमार्क या हॉलमार्क जैसे निशान भी देखे हैं। इन पर कितना भरोसा किया जा सकता है? ये क्वालिटी सर्टिफिकेशंस हैं। ये एक तरह से गारंटी देते हैं कि उत्पाद गुणवत्ता के मानकों पर खरा उतरता है। हालांकि हर उत्पाद के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ चीजों जैसे LPG सिलेंडर, सीमेंट या पैकेट बंद पीने के पानी के लिए ये सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। इन्हें देखना हमेशा एक अच्छा कदम है। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, उपभोक्ता अधिकार सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं हैं, बल्कि ये कानूनी तौर पर लागू किए जा सकने वाले अधिकार हैं। बिल्कुल। और इनकी रक्षा के लिए एक पूरी व्यवस्था मौजूद है।
शायद इसीलिए भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। जी, क्योंकि इसी दिन 1986 में ये ऐतिहासिक कानून लागू हुआ था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो क्या है? इन तमाम प्रगतियों के बावजूद न्याय पाने की प्रक्रिया आज भी कई लोगों के लिए बोझिल, महंगी और बहुत समय लेने वाली हो सकती है। हमारे स्रोतों के अनुसार देश में 2000 से ज्यादा उपभोक्ता समूह हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 50-60 ही ठीक से संगठित और सक्रिय हैं। बस 50-60? जी, इसलिए अंत में उपभोक्ता की अपनी जागरूकता ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। ये बात 100% सही है। हमारे स्रोतों में महात्मा गांधी का एक बहुत मशहूर उद्धरण है, ग्राहक हमारे परिसर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जी। ये बात दुकानों और दफ्तरों में लिखी तो बहुत दिखती है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि आज के डिजिटल बाजार में इसका क्या मतलब है। बहुत अच्छा सवाल है। जब हम Amazon या स्विगी से कुछ ऑर्डर करते हैं तो हमारा परिसर क्या है और ग्राहक कौन है? क्या हमारे ये अधिकार जो 20वीं सदी में बने थे, 21वीं सदी के एल्गोरिदम और ऑनलाइन विक्रेताओं की दुनिया में भी हमारी उतनी ही मजबूती से रक्षा कर सकते हैं? ये एक सवाल है जो शायद हमें आगे सोचना होगा।